वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स, और इसमें से जो हम लोग मेनली फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न जो पहले बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें अभी क्या चीज़ फोकस करेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स में, वो प्रश्न जो बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड बार बार पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूं, पॉली मतलब होता है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट। कहने का मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ 10 यूनिट तो बोलते हो बिल्कुल सही 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट। जब बहुत सारा यूनिट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाए, बहुत सारा यूनिट, मल्टीपल, मतलब मोर देन 10 यूनिट जब होता है, ये साइन का मतलब होता है कि 10 से बड़ा हो या 10 हो। तो इस प्रकार का जब यूनिट उसके अंदर हो, 10 से बड़ा या 10 हो, इतना यूनिट हो, इतना यूनिट हो इसके अंदर, तब इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी ध्यान रखना होगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ छोटा सा। देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसेकेराइड्स, क्या? मोनोसेकेराइड्स, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड्स का मतलब होता है कि उसमें मात्र एक यूनिट होगा कार्बोहाइड्रेट का। कितना यूनिट होगा? एक। उसके बाद आएगा ओलिगोसेकेराइड। क्या आएगा? ओलिगोसेकेराइड। इसमें क्या होगा कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होगा वो 2 से लेके 9 तक हो सकता है। कितने हो सकता है? 2 से लेके 9 तक। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये ओलिगोसेकेराइड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ट्राइसेकेराइड्स क्या एक ओलिगोसेकेराइड है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है, 2 से 9 तक के यूनिट अगर हो, कितने यूनिट हो? 2 से 9 तक का, तो वो क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स। और अगर तीसरा ये हो गया पॉलीसेकेराइड्स। Polysaccharides. What is the meaning of polysaccharides? The meaning of polysaccharide is that this saccharides contains more than 10 units. कितना? more than 10 units. तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर 10 हो गया तो भी उसको हम लोग कंसीडर कर देते हैं, और उससे ज़्यादा हो गया तो भी। ये जो होता है ये साइन बताता है कि इससे बड़ा या बराबर हो। तो वो सैकराइड्स डेट कंटेंस मोर देन 10 यूनिट्स या 10 यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। तो आज का जो डिस्कशन है, हमारा जो क्लास है, मेनली फोकस है उसी पे, पॉलीसेकेराइड्स पे। तो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पॉलीसेकेराइड्स, वो क्या क्या पढ़ना है। देखो हमारे जो सिलेबस में पॉलीसेकेराइड्स है उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे जो सिलेबस में पॉलीसेकेराइड्स है, पहला है स्टार्च, स्टार्च। दूसरा है सेल्यूलोज, दूसरा है सेल्यूलोज, और तीसरा जो है वो है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। देख लो आप लोग एक बार, पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे सिलेबस में है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, वो है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो इसमें प्रश्न कैसा बनता है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। देखो स्टेट बोर्ड बार बार ये प्रश्न पूछा है कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज के, स्टार्च और सेल्यूलोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या समानता होती है। ओके, पहला प्रश्न ये है कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनमें ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल के अंदर विलय है या नहीं है, उसमें घुलता है या नहीं घुलता है, ये प्रश्न बनता है दूसरा। और इसकी कोई ऐसा कंपोनेंट, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्च होता है वो 2 भागों से मिलकर बनता है। स्टार्च का 2 भाग होता है, जो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखो स्टार्च का जो 2 भाग होता है वो खुद ही एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 2 कंपोनेंट स्टार्च का क्या क्या होता है। तो पहला जो होता है वो होता है एमाइलोज, एमाइलोज, एमाइलोज।
क्या होता है पहला? एमाइलोज। क्या होता है? पहला होता है एमाइलोज और दूसरा जो होता है वो होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। दो कंपोनेंट इसके होते हैं, स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, पहला होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे आपको गलती होगा, एमाइलेज नहीं लिखना है, एमाइलोज होता है, ठीक है, एमाइलेज नहीं होता है, क्या होता है? एमाइलोज। तो ये ध्यान रखना होगा। अब ये स्टार्च का जो दो कंपोनेंट है, दो भाग होता है, यह भाग जो होते हैं यह 15 से 20% होते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि छोटी भाग जो होगी इसमें क्या होगी, 15 से 20% भाग जो होगी स्टार्च के अंदर वो होगी एमाइलोज, और उसके बाद 85 से 80%, 85 से 80% जो भाग जो होगी वो होगी एमाइलोपेक्टिन। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि द लार्जेस्ट पार्ट जो होता है इसका स्टार्च का वो कौन सी होती है? तो एमाइलोपेक्टिन होती है। और स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होती है? एमाइलोज होती है। क्या होती है? एमाइलोज होती है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्च में जो एक और ऑब्जेक्टिव है वो देखो आप लोग, स्टार्च कहाँ मिलता है, ठीक है। और तो देखो पेड़ पौधे जो भी भोजन अपना स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम लोग अपना भोजन स्टोर करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का जो भोजन है, जो स्टोर है हमारा, यही है। मतलब कि ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, ह्यूमन हो या एनिमल हो, तो ये जो होते हैं ना, ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन? जानवर और आदमी जो होता है वो किसके रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन स्टोर करता है। अब ये स्टोर कहाँ करता है? देखो, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है तो एक करता है लीवर में। कहाँ पे? लीवर, यकृत जिसको बोलते हो, और दूसरा मांसपेशी में, मसल में। तो ये दो जगह ह्यूमन बॉडी जो है या जानवर का बॉडी है, शरीर है, तो वो कहाँ पे अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में बोलो सब कोई? ग्लाइकोजन के रूप में। जो ह्यूमन है और एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं? भोजन को स्टोर करते हैं। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यकृत में। कहाँ पे? यकृत में या फिर मांसपेशी में। यकृत यानी कि लीवर में या फिर मांसपेशी में। तो जो ह्यूमन और एनिमल्स है वो अपना भोजन किस रूप में रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखना होगा। और कहाँ पे रखता है? तो लीवर और मांसपेशी में। कहाँ पे रखता है? लीवर और मांसपेशी में। जब जब ह्यूमन और एनिमल्स को अपना भोजन ग्लूकोज की जरूरत पड़ता है, किसको? ग्लूकोज की। क्या चीज़ की? ग्लूकोज की। तो यह ग्लूकोज की जो जरूरत है वह, जब भी इसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगा तो यह क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा और अपना भोजन पूर्ति कर लेगा। तो आप ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा आपसे कि जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स है वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो आप बोलना ग्लाइकोजन के रूप में। किस में? ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, ग्लाइकोजन को वो कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो आप बोलना लीवर में, जिसको यकृत बोलते हैं, और मांसपेशी, मसल के अंदर। और जब जब उसको भोजन की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और अपना भोजन पूर्ति कर लेगा। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। किसके रूप में बोलो? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स जो है स्टोर करता है स्टार्च। तो प्लांट का जो भोजन होता है, फूड होता है, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। तो यह सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लांट अपना भोजन किस रूप में रखता है, तो स्टार्च के रूप में रखता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स कहाँ रखता है, तो वो यकृत और मांसपेशी में रखता है। और किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसीलिए ग्लाइकोजन को कभी 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 आप देखोगे ग्लाइकोजन को स्टार्च भी कहा जाता है। लेकिन किसका?
ग्लाइकोजन को स्टार्च भी कहा जाता है, लेकिन किसका सोचो, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, तो इसीलिए इसको हम लोग जानवरों की स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा आपको। पहले मैंने आपको बता दिया कि मोनोसेक्राइड्स जिसका मतलब होता है केवल एक यूनिट, ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 से 9 यूनिट हो सकता है, और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड्स जिसमें मोर देन 10 यूनिट हो या 10 यूनिट हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स में जो हमारे सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट वो है स्टार्च, सेल्यूलोज और है ग्लाइकोजन। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं एमाइलोज और एक होती है एमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखना है आपको, एक होते हैं एमाइलोज और एक होते हैं एमाइलोपेक्टिन। उसके बाद स्टार्च जो है वो प्लांट का इसे बोल स्टोर फूड है। क्या है, स्टोर फूड है। वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है, जमा करके रखता है स्टार्च। और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस की स्टोर फूड है। ग्लाइकोजन जो है ह्यूमन और एनिमल्स के स्टोर फूड है, जो वो अपने शरीर के लीवर और मांसपेशी में जमा करके रखता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ता है तब वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और अपना भोजन पूर्ति कर लेता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आएगा आपको और इम्पॉर्टेंट भी है। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और इसमें है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव वे से है। मैं बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में देखा हूँ, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च में कौन ऐसा भाग है, स्टार्च में कौन ऐसा भाग है। सुनो प्रश्न, स्टार्च में कितने भाग है पहले देखो आप लोग, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो प्रश्न ये है कि इसमें से कौन ऐसा भाग है, इसमें से कौन ऐसा भाग है जो जल में विलय होता है, मतलब कि जल विलय का घटक होता है, उसके अंदर जल में घुलता है। तो वो होगा आंसर जो जल में घुलता है। तो वो जल में जो घुलता है वो होता है एमाइलोज। क्या होता है, एमाइलोज। ये जल में विलय है, मतलब कि आपको ये जल में क्या है, ये विलय है, मतलब उसके अंदर घुलता है, और जल में अविलय है। वो उसमें नहीं घुलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना होगा आपको। इसमें स्टार्च से बहुत सारा प्रश्न पूछता है। 2 भाग होते हैं, या छोटी भाग होती है, बड़ी भाग होती है, जल में मिलते हैं, घुल जाते हैं, या जल में नहीं घुलते हैं। और आपसे ये पूछ ले कि ओवरऑल क्या स्टार्च जल में घुलता है, तो आप बोलो अविलय या अघुलनशील। ओवरऑल क्या है, अघुलनशील है। ओवरऑल क्या है, जल में अघुलनशील है। तो यह एक आप अच्छे से नोट कर लो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। मुझे लगता है हर एक लाइन एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।